हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए सोल्डर डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सही, अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पार्थिक, जो कि अपनी मॉम के बारे में जैसे ही अपनी भाभी से जिक्र सुनता है, उसके दिमाग में लगातार अपनी मॉम के बारे में कुछ सवाल चलने लगते हैं। वहीं वो भी बाहर निकल करके अपने रूम की तरफ जा रहा था। ठीक बगल में ही ईरा का भी रूम था। वो भी अपने रूम से बाहर ही निकल रहा था। जैसे ही वो पार्थिक को देखता है, उसके सामने आते हुए कहता है, क्या बात है, आज घर की परेशानी खुद परेशान है? पार्थिक उसकी तरफ मुंह बनाते हुए देखकर कहता है, क्या यार, सुबह सुबह मत बोला कर। ईरा जो उसके सामने आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? पार्थिक उसे देखता है और कहता है, तू बस चुप हो जा, वही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। और ये बोल करके पार्थिक अंदर आने लगता है। वही वो अपने फ़ोन को देखते हुए खुद से कहता है, ये आयु कहाँ रह गई यार, पढ़ना था ना साथ में। लेकिन तभी वो देखता है कि ईरा भी पीछे पीछे उसके आ रहा है। पार्थिक उससे कहता है, क्या है तुझे, प्रॉब्लम क्या है तेरी? ईरा जो कहता है, माना कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत खड़ूस हो, बहुत बेवकूफ़ हो, स्टूपिड भी हो, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तुम मेरे दोस्त जैसे हो, मैं किसी को इस तरह से परेशान नहीं देख सकता, और तुम मेरे बॉस के भाई भी हो। पार्थिक जो कहता है, मैं परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ, और अगर मेरा गुस्सा तेरे ऊपर निकला ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। हीरा जो कहता है, तुम मेरा सर नहीं फोड़ सकते, इलॉजिकल बातें मत करो। पार्थिक जो निराश होकर के बेड पर बैठते हुए कहता है, क्या बताऊँ यार, मेरी लाइफ में ना मुझे लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक पल में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो मुझे अपने बारे में पता ही नहीं है। मतलब तू तू कभी भी ऐसा बच्चा देखा होगा जिसको अपनी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है? ई राजू से देखकर कहता है, ये प्रॉब्लम है, तुम्हें अपनी माँ के बारे में जानना है। पार्थिक जो कहता है, हाँ यार, मैं सोच रहा था कि डैड से पूछ लूँ, लेकिन इस समय डैड की भी तबीयत खराब लग रही है। अच्छा, वैसे डैड को क्या हुआ है? वो, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या हुआ है? ईरा जो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि कल उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था? पार्थिक जैसे ही सुनता है वो एकदम से खड़े होते हुए कहता है, व्हाट, हॉस्पिटल में एडमिट डैड को? ईरा जो कहता है, हाँ, उनको कल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, पर क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी उनकी, बस ऐसे ही बीपी और शुगर की प्रॉब्लम थी। पार्थिक जो कहता है, और मुझे किसी ने कुछ बताया तक नहीं, क्या चलता है मेरे घर में, मुझे एक मिनट रुको। और वो जल्दी से दौड़ करके अपने डैड के पास आ जाता है। वो अभी हॉल में ही बैठे हुए थे। पार्थिक तुरंत ही उनके सामने आते हुए कहता है, डैड। जैसे ही पार्थिक इतना अचानक से धर्म जी के सामने आता है, वो एकदम से पार्थिक को देखते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, ऐसे दौड़ दौड़ करके कहाँ जा रहे हैं आप? पार्थिक जो कहता है, आपको क्या हुआ डैड? धर्म जी जो कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी बीपी और अब तो जानते हैं शुगर की दिक्कत है, बस वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। पार्थिक जो कहता है, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और मुझे कुछ पता भी नहीं है। जैसे ही पार्थिक ने बोला था धर्म जी पार्थिक से पूछते हैं, आपको किसने बताया इस बारे में? पार्थिक जो कहता है, डैड, मैटर ये नहीं कि किसने मुझे बताया, मैटर ये कि किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। धर्म जी जो कहते हैं, बेटा आप बच्चे हैं अभी, इस मामले में आपका कोई लेना देना नहीं है, आप ऐश करिए, आपकी उम्र है। पार्थिक जो कहता है, डैड मेरी उम्र ऐश करने की नहीं है, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, घर की चीज़ें मुझे भी तो मालूम होनी चाहिए ना। आप लोग मुझे हमेशा दूध पीता बच्चा समझते रहेंगे, क्या मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा? आहान अभी फ़ोन पर यशवीर से कुछ बात करके अंदर की तरफ आ रहे थे, और वहीं पार्थिक को इस तरह से धर्म जी के सामने बैठा देख करके वो भी थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और पार्थिक की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। पार्थिक जो आगे खड़े होते हुए कहता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मॉम कौन है। आप लोग कितनी बातें छुपाते हैं मुझसे, मैं जानना चाहता हूँ डैड। मैं जब भी आपसे पूछता हूँ आप हमेशा मेरी बात को टाल देते हो। मैं हक नहीं रखता अपनी मॉम को जानने का। जैसे ही हान पार्थिक की बात सुनते हैं, उनके हाथ में जो फ़ोन था अब वो पूरी तरह से कस चुका था, और हान अपने हाथों को ज़ोर से दबाते हुए कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में मॉम की बात कहाँ से आ गई? किसने बताया है तुम्हें इसके बारे में? वहीं अंदर से कुछ स्टाफ्स जो कि बाहर ब्रेकफास्ट ले आ रही थी। श्रीजल जो पार्थिक को बुलाते हुए कहती है, आपका व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। पार्थिक जो थोड़ा नाराज़ होते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना कुछ भी, और ये बोल करके वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। श्रीजल जो इस तरह से पार्थिक को बिहेव करता हुआ देखकर कहती है, इन्हें क्या हो गया? वहीं आहान जो उसके सामने आते हुए कहते हैं, तुम ज़रा रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रीजल जो कहती है, हम नाश्ता कर लेते ना पहले।
आहन जो कहते हैं तुम ऊपर चलो। वहीं आहन श्रेजल का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले आते हैं। श्रेजल जो कहती है क्या हो गया, क्या बात करनी है बोलिए। आहन जो कहते हैं पार्थिक तुम्हारे साथ किचन में था। श्रेजल जो कहती है हाँ हाँ थे तो। आहन जो से पूछते हैं तुमसे क्या बात हुई इससे। श्रेजल जो कहती है कोई खास बात नहीं हुई, वो बस आयु के बारे में बता रहे थे और फिर थोड़ा बहुत हाँ उन्होंने गिफ्ट के बारे में बताया आपने जो आपने रख लिया है। आहन जो कहते हैं तुमने मॉम के बारे में कुछ जिक्र किया उसके सामने। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो अपने सर पर मारते हुए कहती है हाँ गलती से हो गया मुझसे। आहन जैसे ही सुनते हैं वो उसकी बाजू को जोर से हिलाते हुए कहते हैं श्रेजल आर यू आउट ऑफ योर माइंड। अचानक से ही आहन का लहजा एकदम से सख्त हो गया था। श्रेजल रहन की तरफ देखते हुए कहती है क्या हो गया। आहन जो कहते हैं क्या हो गया, जिस बात को मैं बचपन से अपने भाई से छुपाता आ रहा हूँ तुम्हारे मुंह से इतना आसानी से निकल गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया। श्रेजल जो कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था, उन्हें नहीं पता, ये बात मुझे नहीं पता थी सच में, और नहीं बताना इसके बारे में भी आपने मुझे कोई क्लू नहीं दिया था। आहन जो कहते हैं अरे यार मैं तुम्हें झूठ में सब कुछ बता दिया, इट वॉज माई फॉल्ट एक्चुअली। श्रेजल जी कहती है प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। आहन जो कहते हैं कुछ करना पड़ेगा उसका। मैं श्रेजल जो जैसे ही आहन की सख्त लहज़ें सुनती थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। श्रेजल की आंखें पूरी तरह से लाल होने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू टप टप नीचे की तरफ चूने लगता है। आहन उसको देखते हुए कहते हैं क्या हो गया अब ये। श्रेजल जी कहती है कुछ नहीं, मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से मैंने परेशान कर दिया आपको। आहन जी कहते हैं श्रेजल परेशानी की बात ये नहीं है कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, भूल जाता हूँ कि तो मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और ये बोल करके उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं श्रेजल मैं अपने भाई को इस बारे में नहीं बताना चाहता, जो लाइफ मैं जिया हूँ मैं उसके जैसा लाइफ अपने भाई को नहीं दे सकता। उसकी लाइफ हेल बन जाएगी, उसकी मासूमियत गायब हो जाएगी, उसका बचपना चला जाएगा अगर उसे अपनी मॉम के बारे में पता चल गया तो। श्रेजल जी कहती है तो अब क्या करेंगे, मुझसे गलती तो। हाँ जो कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें क्या पता खुद से। खैर अब इस बारे में हम बात नहीं करते और सॉरी। और मैं श्रेजल जो कहती है आप सॉरी क्यों बोल रहे, गलती है मेरी, आप डांट सकते हैं मुझे, हर बात पर इस तरह से सॉरी मत बोला करिए। आहन से कहते हैं मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। श्रेजल जो कहती है नहीं आपकी गलती नहीं है, आप बताइए पहले कि अब पार्थिक जी के दिमाग से बात निकलेगी कैसे, अगर उन्हें पता चल गया तो। आहन जो कहते हैं अगर उसे पता चल गया तो शायद वो कभी भी रिलेशनशिप में विश्वास नहीं कर पाएगा। मुझे तो तुम मिल गई थी पर पार्थिक को संभालने वाला आई डोंट थिंक सो। और फिर उसका तो मुझ पर और डैड पर भी भरोसा नहीं रह जाएगा। हमने उसे हमेशा से झूठ बोला था कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। श्रेजल जी कहती है मतलब अभी वो जिंदा है। श्रेजल की बात सुनकर के आहन से कहते हैं ये बात अभी ज़रूरी नहीं है श्रेजल। और फिर वो थोड़ा परेशान होकर बेड के पास आकर के बैठते हैं और अपने फ़ोन को साइड में फेंकते हुए कहते हैं क्या करूँ मैं, और अपने फोरहेड को लगातार रब करने लगते हैं। श्रेजल जी कहती हैं अब अगर उन्हें कोई बताएगा नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। आहन जो से कहते हैं श्रेजल पहले वो बच्चा था इसलिए हम लोग उसे क्वेश्चन करता था और अगर हम जवाब नहीं देते थे या फिर बात घुमा दिया करते थे तो मान जाता था। पर वो इतना छोटा बच्चा नहीं है, वो नॉलेजेबल है, वो कुछ भी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, चीज़ों को जानने की अगर उसके अंदर चाह एक बार बैठ गई ना तो वो कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा। उसके दिमाग से ये बात हटानी पड़ेगी। श्रेजल जी कहती है अभी क्या कर सकते हैं। हाँ जो श्रेजल से कहते हैं सबसे पहले मुझे ईरा को बुलाना पड़ेगा क्योंकि सबसे ईजी वे ईरा है, वो कुछ भी बता सकता है। हाँ जो श्रेजल से कहते हैं सबसे पहले मुझे ईरा को संभालना पड़ेगा। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाते हैं। ईरा जब भी पार्थिक के साथ ही था वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पार्थिक गुस्से में था। पार्थिक जो कहता है यार तू प्लीज़ चुप हो जा, तू कुछ नहीं कर सकता। ईरा जो कहता है तुम भूल रहे हो, मैं रोबोट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ। पार्थिक जो ईरा की तरफ देखते हुए कहता है तो एक काम कर,
मदद कर दे, बता दे कि कौन है मेरी मॉम, उनका नाम बता दे, उनके बारे में बता दे और ये बता दे कि वो है कहाँ, पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, कैसे ख़त्म हुई थी। ईरा तुरंत ही उसकी बात पर अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं सब कुछ बता सकता हूँ, तुम क्या जानना चाहते हो। पार्थिव आगे कहता है, तुम बता सकते हो, तुम सच में बता सकते हो। ईरा जो कहता है, तुम मेरी कैपेसिटी को नहीं जानते, मैं कुछ भी बता सकता हूँ। अगर मेरे दिमाग में किसी का नाम फीड किया जाए तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आहान सर का कमांड मानना होगा, क्योंकि ये हमारे रोबोटिक रूल्स के खिलाफ है। एक बार तुम बस मुझे आहान सर का कमांड दिलवा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन रख दूंगा। पार्थिव जो कहता है, मतलब अगर आहान भाई बोल दिए तो तू मुझे बता देगा। ईरा जो कहता है, हाँ बता दूंगा। पार्थिव जो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आहान दरवाज़ा खोलते हुए ईरा को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ काम है, कम है। ईरा जैसे ही आहान का ऑर्डर सुनता है आहान के पीछे पीछे चलने लगता है। पार्थिव जो आहान से कहता है, भाई मुझे ईरा से भी कुछ काम था, और आप प्लीज़ ऐसे बोल दीजिए कि अगर मैं इससे कुछ पूछूं या कुछ कहूं तो प्लीज़ ये मान जाए। मतलब क्या इसके कमांड आप मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब अथॉरिटी मिल सकती है मुझे। आहान जैसे उसकी बात सुनते हैं वो पार्थिव की तरफ घूमकर उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, कैसी अथॉरिटी चाहिए तुम्हें। पार्थिव जो कहता है, भाई आपका रोबोट है और अगर मैं इससे कुछ भी करने को कहूँगा तो मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए वो अथॉरिटी मुझे मिल जाएगी, अगर मैं इससे कुछ कहूँ तो आपकी परमिशन ना मांगनी पड़े। आहान जो कहते हैं, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम, और ऐसा कौन सा काम है तुम्हें। पार्थिव कभी भी अपनी मॉम का जिक्र अपने भाई के सामने नहीं किया करता था, क्योंकि बचपन से ही आहान उस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाया करते थे जब भी बात उसके मॉम की आती थी। तो इसी वजह से पार्थिव झूठ बोलते हुए कहता है, भाई मुझे प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी और काम भी करना है और फिर इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है ना, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ऊपर से इंटरव्यू, तो डबल तैयारी। तो इसी वजह से अगर आप कुछ दिन के लिए मुझे कमांड दे देते तो आज के लिए बस दे दो भाई। हाँ, जो पार्थिव की बात तो समझ गए थे कि वो आखिर किस बारे में ईरा से पूछने वाला है, जिसकी वजह से वो पार्थिव को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए ईरा को देखते हुए कहते हैं, तुम अपने रूम में चलो, मुझे तुम्हारे सिस्टम की मेंटेनेंस देखनी है। ईरा तुरंत ही आहान का कमांड मानते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। पार्थिव जो कहता है, भाई प्लीज़। आहान जो कहते हैं, ठीक है इस बारे में हम शाम को बात करते हैं। पार्थिव जो कहता है, आप दिलवा देंगे ना मुझे अथॉरिटी, कहीं दोबारा से अवॉइड तो नहीं करेंगे। आहान जो खुद से ही कहते हैं, ये मैं कभी नहीं करने वाला, और वह बस पार्थिव से कहते हैं, तुम जा करके अपना व्हाइट सॉस पास्ता खाओ और आराम करो, आज संडे है, कल इस बारे में आराम से बात करेंगे, कल तक तुम्हें शायद मिल जाए उसकी अथॉरिटी। पार्थिव जैसे ही सुनता है वो एकदम से खुश होते हुए आहान को साइड से हक करते हुए कहता है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। वहीं आहान भी अबीरा के रूम की तरफ बढ़ गए थे। आहान जो खुद से कहते हैं, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता, मगर ये झूठ तुम्हारे लिए ज़रूरी था। वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुए थे वो ईरा से तुरंत ही क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, क्या पूछ रहा था तुमसे पार्थिव, और किस बारे में परेशान था वो। जैसे ही पार्थिव ने क्वेश्चन किया था ईरा के दिमाग में प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी और वो डिटेल्स निकालने भी शुरू कर दिया था, लेकिन बताना वो सिर्फ आहान के कमांड से ही हो सकता था। आहान ने पहले से ही ईरा को हर किसी के कमांड ना मानने का ऑर्डर दिया था, और स्पेशली अगर बात किसी के पर्सनल डिटेल्स की हो तो। आहान जो ईरा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या प्रोसेसिंग चल रही तुम्हारे दिमाग में। ईरा जो एक बार आहान को देखता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, जो डिटेल्स मुझसे पार्थिव ने मांगा था क्या मैं वो आपके सामने रख सकता हूँ, मैंने वो डिटेल्स निकाल ली है। आहान जो ईरा के सामने बैठते हुए कहते हैं, बताओ कौन सी डिटेल्स मांगी थी पार्थिव ने। जैसे ही आहान का कमांड ईरा को मिला था वो तुरंत ही आहान को बताते हुए कहता है, नम्रता दुबे 1971 में पैदा हुई थी, ये यूपी की रहने वाली थी। इनका जन्म एक गरीब घर में हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें गरीबी से काफ़ी दिक्कत थी। ये हमेशा से एक पैसे वाली ज़िंदगी बिताना चाहती थी। इनका बिहेवियर सबके साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। उन्हें अपनी फैमिली से काफ़ी चिढ़ होती थी क्योंकि उनकी फैमिली गरीब थी। उनकी जल्द ही शादी करवा दी गई थी, वो भी अरेंज मैरिज। उनकी 2 शादी हुई थी, पहला धर्मराज खुराना के साथ जो कि अभी मेरे बॉस के डैड हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी शादी किसी दूसरे आदमी से कर ली थी जिसका नाम विराज ओबेरॉय है। आहान जैसे ही ईरा को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन धड़ाधड़ निकालते हुए सुनते हैं वो एकदम से उसे कमांड देते हुए कहते हैं, स्टॉप, नेवर नेवर एवर शेयर दिस काइंड ऑफ पर्सनल डिटेल्स टू एनीवन।
ईरा जो कहता है, नो सर, दिस इज़ नॉट इन माई अथॉरिटी। मैं किसी के सामने आपकी बिना कमांड के कोई पर्सनल डिटेल नहीं निकाल सकता। आहान जो खुद से कहते हैं, पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता वैसे। और आहान जो कि अपने सिस्टम खोलते हुए ईरा के दिमाग से पूरी तरह से नम्रता नाम ख़त्म कर देना चाहते थे। वहीं आयु भी अब अंदर की तरफ आ रही थी और वो जैसे धर्म जी को देखती है वो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नमस्ते अंकल। धर्म जी जो आयु को देखते हुए कहते हैं, अंकल बोलना छोड़ दो बेटा, अच्छा नहीं लगता बाप के मुंह से। वहीं जैसे ही आयु सुनती है वो हल्का सा शर्माते हुए कहती है, अब वो पार्थिव कहाँ है? पार्थिव जो बाहर निकलते हुए कहता है, आ गई मैडम, आप कितना देर से वेट कर रहा था मैं आपका। आयुषी जो टाइम देते हुए कहती है, अरे 9 बजे आ तो गई हूँ, तुमने 9 बजे बुलाया था, मैं आ गई। पार्थिव जो उसको डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए कहता है, ये देखो भाभी ने क्या क्या डिश तैयार किया तुम्हारे लिए। श्रीजल अभी रूम में थी और वो लगातार भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि जो भी कुछ आहान और उसने फेस किया है वो चीज़ पार्थिव और आयु कभी ना फेस करें। नाश्ता करने के बाद आयु भी पार्थिव के साथ पढ़ने के लिए रूम में चली जाती है और वो लोग मस्ती करते करते पढ़ना शुरू कर दिए थे। वहीं पार्थिव के दिमाग से भी अब कुछ देर के लिए उसकी मॉम की बात निकल चुकी थी। आयु के साथ रह करके वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाया करता था, मगर श्रीजल अभी भी रूम में अकेली थी और वो बिना कुछ खाए पिए बस इधर से उधर टहले जा रही थी। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी। उसे तो खाना नहीं खाना था, मगर उसे पता था कि धर्म जी को उसे खाना देना होगा। आज रिया और लिली भी नहीं है जो धर्म जी का ख्याल रख सके। वैसे तो बाकी के स्टाफ उनका ख्याल रखने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते थे, मगर फिर भी श्रेय का दिल खुद मानता ही नहीं और वह बाहर निकलकर धर्म जी के पास आ जाती है। वो जैसे ही काउच पर ढूंढती वहाँ पर धर्म जी नहीं थे और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर के बाहर गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। श्रेय जल जो उनकी तरफ बढ़ जाती है और वहीं वो पीछे से कहती है, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं पापा जी। धर्म जी जो कहते हैं, नहीं बेटा कोई बात नहीं है। जैसे ही श्रीजल जो धर्म जी को दोबारा से इमोशनल होता हुआ देखती है वो उनके बगल में आकर बैठते हुए कहती है, आप मम्मी जी को याद कर रहे हैं? जैसे धर्म जी ने यह सुना था वो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको किसने बताया? श्रीजल जो कहती है, कल बताया था उन्होंने मुझे, और किस तरह से आपने अपने दोनों बच्चे को पाला है, सब कुछ बताया। धर्म जी जो खुद से कहते हैं, मैंने क्या पाला है, सब कुछ तो आहान के ऊपर ही छोड़ दिया मैंने। वो बच्चा कभी अपना बचपना देख ही नहीं पाया। मुझे हमेशा से गिल्ट रहती थी बेटा कि मैंने आहान को वो ज़िंदगी नहीं दे पाई जो वो डिज़र्व करता था। कभी कभी सोच कर रोना आता है। बचपन में ही उस पर पार्थिव की जिम्मेदारी और उसके बाद पैसे कमाने की टेंशन। हमेशा से आहान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि कैसी भी हालत में उसे अपना एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा करना है। पैसे 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 करता रहता था बेचारा। लेकिन अब जब से आप आई हैं ना उनकी ज़िंदगी में, मैंने दोबारा से उन्हें थोड़ा खुश होते हुए देखा है। कभी भी मेरे सामने अपना कोई दुख जाहिर नहीं करते। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने आपसे ये सब बताया। श्रीजल जी कहती है, आप इस बारे में परेशान मत होइए, और वैसे भी पार्थिव जी को भी इस बारे में पता लग जाएगा कि आप क्यों परेशान हैं। मुझे लगता है आपको खाना खा लेना चाहिए, दवाई का भी टाइम हो रहा है आपका, चलिए चलिए। और वह ज़बरदस्ती धर्म जी को उठाते हुए डाइनिंग टेबल के पास ले आती है और उनके लिए प्यार से खाना सर्व करती है। धर्म जी जो उससे पूछते हैं, आप नहीं खाएंगी बेटा? श्रीजल जो वहीं ईरा के रूम की तरफ देखते हुए कहती है, अभी वो थोड़ा व्यस्त है, उनके साथ ही खा लूँगी बाद में। वहीं अब दोपहर से शाम हो चुकी थी। श्रीजल जो बस आहान का वेट कर रही थी, लेकिन आहान अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले थे। श्रीजल अपने रूम में इधर से उधर बस टहलते जा रही थी। लगभग शाम के 7 बज गए थे। आहान अब जाकर के फाइनली अपना काम करके रूम से बाहर निकलते हैं और ईरा अभी शट डाउन मोड में था। वहीं पार्थिव और आयु भी बात करने में इतना ज़्यादा मस्त हो गए थे कि उन्हें भी भूख का पता ही नहीं चलता। आयु जो अपने हाथों से पार्थिव के लिए कुछ खाने में बना कर लेकर आई थी, वही खा कर के वो दोनों फिर से पढ़ाई करने में लग गए थे। वहीं आहान जैसे ही रूम में आते हैं, श्रीजल जो अपनी आंखें बंद किए हुए बस बेड पर लेटी हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि आज ना तो उसे कुछ पढ़ने का मन कर रहा था और ना ही कुछ करने का। आहान जो जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुए थे, श्रीजल को इस तरह से लेटा हुआ पा करके वो उसके सामने आकर कहते हैं, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई क्या तुम्हारी फिर से? कुछ खाया तुमने श्रीजल? श्रीजल जो तुरंत ही उठते हुए कहती है, काम हुआ? आहान जो से कहते हैं, डन। ईरा के मेमोरी से नम्रता नाम की सारी हिस्ट्री हटा दिया मैंने। अब वो गूगल से भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। श्रीजल जो कहती है, तो अब क्या करना है? आहान जो कहते हैं,
पार्थिव के दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। उसकी कोई फ्रेंड आने वाली थी, वो गर्लफ्रेंड आई वो। शेजल जो कहती है हाँ आ गई वो, पढ़ रहे हैं वो दोनों। आहन जो कहते हैं शादी का माहौल आने वाला है, उसका एग्ज़ाम्स भी है, एक काम कर सकते हैं। शेजल जी कहती है क्या? आहन जो कहते हैं पार्थिव को आयु के घर भेज दो। शेजल जैसे ही सुनती है वो आहन की तरफ देखते हुए कहती है पार्थिव जी को आयु के घर? नहीं, ये तो सही नहीं रहेगा। आहन जो कहते हैं इसके अलावा और कुछ भी सही नहीं रहेगा। अगर वो घर पे रहेगा तो वो अकेले रहेगा, अकेले रहेगा तो उसके दिमाग में यही सब चलेगा। और इस वक्त सिर्फ वो लड़की है जो पार्थिव के दिमाग को डाइवर्ट करने की हिम्मत रखती है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो हमारे साथ हो ना तो हम किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। जैसे मेरी हालत हो जाती है तुम्हें देखकर। शेजल जी कहती है रोमांटिक मत बनिए, गलती की है मैंने, आज तो आप मुझसे गुस्सा ही रहिए तो अच्छा है। आहन जी कहते हैं कोई गलती नहीं की है तुमने शेजल, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, खुद को हर बात पर ब्लेम मत किया करो। चलो मुझे भूख लगी है। शेजल जी कहती है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? आहन जी कहते हैं मेरा दिमाग अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन है ऐसा, लेकिन अगर आयु के घर में उसे भेज दिया जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा मैं। तुम एक काम करो, आयु से बात करो। कहती है हाँ वो तो मैं कर लूँगी, पर उनके परिवार वालों से भी तो बात करना होगा ना। आहन जी कहते हैं तुम परेशान मत हो, यशवीर से बात करवा दूंगा मैं। वहीं शेजल जहान से कहती है मैं आपके लिए लेकर आती हूँ खाना। आहन जी कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए बस, अभी खाना खाने का मन नहीं है, अब डायरेक्टली रात में डिनर करूँगा। शेजल जी कहती हैं खा भी लीजिए आप। आहन जी कहते हैं अभी नहीं खाना शेजल। और फिर वो खड़े होते हुए शेजल के पास आते हुए कहते हैं चलो साथ में चलते हैं। शेजल जी कहती हैं कहाँ? आहन जी कहते हैं किचन में, वैसे भी आज तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करने वाला था लेकिन पूरा टाइम काम में निकल गया। शेजल जी कहती है वो काम ज़्यादा ज़रूरी था और जो गलती मैंने की थी उसको आपने सर सुधारा है, बस सब कुछ ठीक हो और पार्थिव जी की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से जाए। वो कितने प्यारे और कितने खुश मिजाज इंसान है, भगवान हमेशा उन दोनों को खुश रखे। शेजल जो अब आकर के आहन के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगती है कि तभी शेजल के पेट से कुछ आवाज़ आती है। आहन जो उसके पेट के पास अपना कान लगाते हुए कहते हैं तुम्हारा पेट आवाज़ क्यों कर रहा है, खाना नहीं खाएंगे तुम? शेजल जी कहती है मैं वो खाने वाली थी। आहन जी कहते हैं तुमने पूरा दिन खाना नहीं खाया? शेजल जी कहती है आप रूम में थे, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और फिर मेरे भी दिमाग में तो बना हुआ था ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी वजह से भूख ही नहीं लगी। आहन जी कहते हैं तुम्हारा क्या करूँ मैं शेजल, कभी कभी गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। शेजल जी मुँह पर आते हुए कहती है बस गुस्सा ही करते रहते हैं आप मुझ पर। आहन जी कहते हैं खाया तो करो यार ठीक से। शेजल जो आहन का कॉफिन के हाथ में थमाते हुए कहती है खा लिया करूँगी पर अभी मन नहीं है। आहन जो कहते हैं शेजल जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ आप अपनी गोद में बैठा कर आराम से खिलाएगा, ठीक है? आहन जो कहते हैं पक्का? शेजल जी कहती है हाँ मतलब कि तभी आगे वो कुछ बोलती कि पीछे से रिया और लिली उसके पास आते हुए कहती हैं शेजल हमने शॉपिंग कर, ओह सॉरी सर। आहन जो कहते हैं कर लो बात, और ये बोलकर वो खुद ही बाहर निकल जाते हैं। शेजल जो रिया और लिली को देखते हुए खुश होते हुए कहती है अरे वाह मेरी प्यारी प्यारी दुल्हनों, दिखाओ दिखाओ क्या खरीदे हो। लिली और रिया उसको हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए लाकर कहते हैं चलो तो दिखाते हैं आराम से ना तुम्हें। वहीं रिया और लिली जो कि शेजल को अपने साथ किचन से बाहर लेकर आती हैं ताकि वो लोग अपनी शॉपिंग किए हुए सामान को दिखा सकें। हॉल एरिया में ही बड़े से टेबल पर वो लोग अपने सारे शॉपिंग के बैग को रखते हैं और एक एक करके रिया और लिली उनको सामान दिखाने लगती हैं। श्रुति जो ऋषि से कहती है आई नीड टू गो, वैसे भी काफ़ी लेट हो रहा है, तुम प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दोगे? लेकिन तभी वो जैसे ही शेजल को देखती है, शेजल जो रिया और लिली के सामान की काफ़ी तारीफ कर रही थी और एक एक चीज़ को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही थी। ऋषि, यशवीर, माहिर और आहन जो कि एक साथ ही बैठे हुए थे, वहीं पार्थिव और आयु अभी भी रूम में ही थे। ऋषि जो श्रुति की बात सुनकर के कहता है या श्रेया व्हाई नॉट, चलो छोड़ देता हूँ। और फिर वो माहिर और आहन को देखते हुए कहता है मैं आता हूँ भाई थोड़ी देर में, और हाँ यशवीर तू भी मेरे साथ ही चलना, वैसे भी हमारा घर आसपास ही है। लेकिन श्रुति के दिमाग में तो अलग ही खुरापात शुरू हो गया था और वो ऋषि से कहती है आई थिंक तुम वेट करो, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, और वैसे भी मुझे भी ना कुछ सामान दिखाना है अपनी प्यारी शेजल को।
और ये बोलते बोलते उसकी नज़र अहान की तरफ चली जाती है, मगर अहान उस पर ज़रा भी फोकस नहीं करते। उनके दिमाग में तो सिर्फ एक बात चल रही थी कि किसी भी हालत में उन्हें पार्थिव को यहाँ से बाहर भेजना है, और आयु ही है जो इस वक्त पार्थिव को संभाल सकती है। ऋषि जो काफ़ी ज़्यादा काम बंदा था, और वैसे भी श्रुति की हर बात वो सिर आंखों पर रखता था। श्रुति उसकी क्रश थी, और फाइनली उसकी क्रश ने उसके साथ शादी करने के लिए मान लिया था, तो इससे ज़्यादा और वो क्या ही चाहता था। वो तुरंत ही श्रुति के डिमांड को मानते हुए कहता है, ठीक है, फिर तुम जब कहोगी तब तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। श्रुति जो कहती है, थैंक्स बेब। और वहीं वो भी अपने सारे शॉपिंग के बैग को शील के पास ले जाते हुए कहती है, अगर तुम इन लोग के सामान को देखकर अप्रिशिएट कर रही हो तो आई थिंक मुझे भी तुम्हें अपना सामान दिखाना चाहिए, तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी। शील की आंखों में श्रुति हमेशा से चुभती थी, जब से उसने आहान को श्रुति के इतना क्लोज देखा था, लेकिन फिर भी वो श्रुति की बात को टालना नहीं चाहती। ऑब्वियसली उसकी शादी का टाइम आ रहा था और वो उसे निराश नहीं करना चाहती। श्रेजल जो कहती है, ऑफ कोर्स आप दिखाइए, मैं देखूंगी। श्रेजल की बात सुन करके श्रुति उससे कहती है, ओके लिली, रिया, तुम लोग अपना सामान हटाओ। लिली और रिया भी श्रुति की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, जिसकी वजह से वो सब अपने सामान को ऑलमोस्ट दिखाते हुए हटा देती हैं। श्रेजल जो उन दोनों के लिए काफ़ी खुश थी और जो उन दोनों को एक एक करके साइड से हक करते हुए कहती हैं, आई एम लिटरली हैप्पी फॉर यू ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग का, और स्पेशली ना जो तुम्हारा इंगेजमेंट गाउन है, दैट इज़ सुपर्ब। वहीं लिली जो निराश होते हुए कहती है, मतलब तुम्हें मेरा नहीं पसंद आया। श्रेजल जी कहती है, अरे तुम्हारा तो बहुत यूनिक है, पर मुझे ना जैसे मरून कलर और ये सारे कलर ज़्यादा पसंद है। तुम्हारा रॉयल ब्लू है तो इस वजह से पर तुम्हारा भी बेस्ट है। लिली जो कहती है, मेरा अच्छा नहीं है, और वो श्रुति को देखने लगती है। श्रुति जो कहती है, पर मुझे तो रॉयल ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है। रॉयल लोगों को रॉयल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे श्रेजल ये सुनती है, वो हल्का सा अपनी नज़र को नीचे करती है और फिर श्रुति की तरफ देखते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, मे बी ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन वो इस वक्त उसका जवाब नहीं देना चाह रही थी। वहीं श्रुति अपने सामान को दिखाते हुए कहती है, ये देखो, ये है मेरे एंगेजमेंट का प्यारा सा लहंगा। जैसे ही श्रेजल ने वो देखा था, वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, वाह, बेबी पिंक कलर आप पर सूट करेगा। श्रुति जो कहती है, या एक्चुअली, और तुम्हें पता है बेबी पिंक कलर किसी का फेवरेट भी है, मेरे ऊपर किसी को बहुत पसंद आता था। श्रेजल जो कहती है, हाँ आता ही होगा, ऑब्वियसली ऋषि जी का फेवरेट है ना। श्रुति जो कहती है, ना तुम गेस नहीं कर सकती। श्रेजल जो कहती है, तो फिर किसका। श्रुति जो हल्का सा उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, कम ऑन यार, तुम्हें अपने हस्बैंड की पसंद नहीं पता। हो माय गुडनेस, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उसकी वाइफ हो। लेकिन नहीं, इट्स ओके, मैं तुम्हें बता दूंगी कि अहान को क्या पसंद है क्या नहीं। जैसे श्रेजल ये सुनती है, वो अपने नाखूनों को अपने हाथ में गड़ाते हुए कहती है, व्हाट, कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्हें बेबी पिंक कलर पसंद है। पर उनकी पसंद तो काफ़ी ज़्यादा डार्क है ना, वो तो हमेशा ब्लैक, रॉयल ब्लू और ऐसे ऐसे कलर पसंद करते हैं। ये कौन सा कलर जो सिर्फ श्रुति को पता है। और उसकी एक भाव एकदम से तन जाती हैं और वो हल्का सा टिल्ट होते हुए अहान को देख रही थी। अहान जो इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, और वहीं वो अचानक से उठते हैं और यशवीर से कहते हैं, यशवीर मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ऋषि और माहिर जो अहान को देखते हुए कहते हैं, अरे फिर से काम भाई, आज के दिन तो छुट्टी ले ले ठीक से, और हम सब दोस्त मिले हुए आपस में, चल थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं ना। अहान जो कहते हैं, मैं आकर इस बारे में बात करता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट 5 मिनट्स गाइस। यशवीर जो अहान से कहता है, हाँ सर बोलिए। पार्थिव को मुझे शिफ्ट करवाना है आयुषी के घर। जैसे ही यशवीर ये सुनता है, वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, व्हाट, क्योंकि कभी भी अहान पार्थिव को खुद से अलग नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि पार्थिव हमेशा उनकी नज़रों के सामने ही रहे, या फिर उनके डैड के करीब रहे। यशवीर जो कहता है, पर सर अचानक से ऐसा क्यों। अहान जो कहते हैं, इट्स इमरजेंसी। उसके दिमाग में फिर से एक नया क्वेश्चन जन्म ले लिया कि उसकी मॉम कौन थी, कहाँ से थी, उनका नाम क्या था, और उनका डैड के साथ कैसा कनेक्शन था। और अगर इस बारे में उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया ना, यशवीर, उससे बात ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगी। यशवीर जो कहता है, ओह माय गॉड, ओके सर, मैं चला जाता हूँ,
हाँ जो कहते हैं किसी भी हालत में आयुषी के पेरेंट्स को कन्विंस करोगे तुम। एग्ज़ाम्स का बहाना यूज़ कर सकते हो और बता देना, और अगर फिर भी ना माने तो मुझसे बात करवा देना। यशवीर जो कहता है नहीं नहीं सर, उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो कब जाना है? हाँ जो कहते हैं पार्टी को बुलाओ रूम से, डिनर करवा कर उसको भेज देते हैं। यशवीर जो कहता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। हाँ जो कहते हैं इस वक्त वो जितना खुश रहे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर उसे उसके मॉम के बारे में पता चला तो आई अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या होगा। यशवीर जो कहता है आप परेशान मत होइए सर, मैं कुछ भी करके किसी भी हालत में पार्थिव को आयुषी के साथ कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर दूंगा। और ये बोल करके वो तुरंत ही पार्थिव के रूम की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति जो शेर को लगातार जलाने की कोशिश करते जा रही थी और वह सारे कपड़े को दिखाते हुए कहती है इनमें से ना ऑलमोस्ट आहन की फेवरेट है। शेर जो कहती है अच्छा, और अब शेर को थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और वो श्रुति का जवाब देते हुए अपने हाथों को उन कपड़ों पर रखकर कहती है तो इस हिसाब से तो फिर ये कपड़े आप मेरे लिए खरीद कर लाई होंगी। लिली और रिया जैसे ही सुनती है वो शेर को एकदम से ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि इसका मतलब उन दोनों को समझ नहीं आया था। मगर श्रुति ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि इस वक्त श्रीजल सिर्फ अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही है। श्रुति जो कहती है वैसे मेरे ऊपर ये कपड़े ज़्यादा सूट करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑन यू, तो इस वजह से मैं खुद ये कपड़े पहनने वाली हूँ। और अगर तुम्हें आन के बारे में नहीं पता तो तुम मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने से पहले। श्रेयल जो कहती है वेट, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है बाकी सारी लड़कियाँ आहन जी के फेवरेट कपड़े ही पहनती हैं। श्रेयल को अच्छे से पता था कि वो आहन को आहन नहीं बुलाती बल्कि सर बुलाती है, मगर इस वक्त श्रुति के सामने उसे अपनी इज्जत भी तो रखवानी थी, जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है आपको शायद पता नहीं होगा, मगर आप जैसे ही बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो उनके फेवरेट कलर को, जो उनके फेवरेट चीज़ों को पहनने का ट्राई करती हैं, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है कि उनकी नज़र ना सिर्फ मुझ पर जाती है। चाहे मैं जोकर जैसा कपड़ा ही क्यों ना पहन लूँ, पर पसंद तो मैं ही आऊँगी उनको। और अगर आपको एतराज़ है या फिर अगर आप मेरी बात से कन्विंस नहीं हो रही हैं तो हम खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही श्रुति ने ये चैलेंज सुना था वो तुरंत ही श्रेयल की बात सुन करके कहती है ओके तो ठीक है फिर करते हैं ट्राई। वहीं रिया और लिली भी वहीं पर खड़ी थी, मगर फिर भी उन लोग के तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन सा नया चैलेंज शुरू हो गया है। श्रेजल जो श्रुति की तरफ देखते हुए कहती है आप ढूंढ लीजिए इनमें से कोई कपड़ा जो आपको पसंद हो और आपको लगे कि उनको पसंद आएगा। श्रुति जो कहती है लेट्स सी मैडम। आहान और यशवीर में बात हो चुकी थी, वहीं आहान भी अब वहीं हॉल एरिया में आ रहे थे कि तभी श्रुति जानबूझ करके ज़ोर ज़ोर से अपने कदम को आगे बढ़ाने लगती है ताकि गलती सही सही आहान से उसकी थोड़ी सी टक्कर हो। श्रेजल जो रिया और लिली से कहती है अब तुम लोग देखना कि मेरे सर मुझे कितना मानते हैं। और ये बोल करके वो जैसे ही मुड़ती है तो वो देखती है कि आहान जो कि अपने फ़ोन में देखते हुए सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहीं बीच से श्रुति जो कि जानबूझ करके आहान के कदमों को हिसाब से अपने कदम को आगे बढ़ा रही है ताकि आहान के सामने आकर के वो जानबूझ करके लड़ जाए। लेकिन दूर से श्रेजल जो कि तुरंत ही श्रुति का प्लान को ख़राब करते हुए आहान से कहती है अपनी जगह पर रुकिए ज़रा। वो लोग एकदम से एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी श्रुति अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते बढ़ाते आगे निकल जाती है और आहान अपनी जगह पर रुककर श्रेजल की तरफ देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं क्या हो गया। श्रेजल आहान के पास आते हुए कहती है कुछ नहीं, वो बिल्ली रास्ता काट रही थी, मैंने सोचा कि आपको रोक दूं। आहान जो से कहते हैं मेरे घर में एक हाउस फ्लाई नहीं आ सकते, बिल्ली कहाँ से आ गई। श्रेजल जो कहती है आप नहीं समझेंगे, ये लड़कियों का कोड वर्ड्स होता है। खैर आप बैठिए, आपको कुछ दिखाना है मुझे। आहान जो कहते हैं क्या। श्रेजल जो कहती है एक छोटा सा सीन है, आप एंजॉय करेंगे, बैठिए। और ये बोल करके वो उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें ले आकर के सोफ़ा पर बिठा देती है। आहान जो उसकी बातों को समझ नहीं पाते, पहली बार आज श्रेजल उन्हें थोड़ी मिस्टीरियस सी लगी थी। वहीं श्रेजल तुरंत ही अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा लेती है। श्रुति जो श्रेजल के ठीक बगल वाले रूम में चली जाती है, जो कि वैसे तो किसी का रूम नहीं था और वो बस खाली रहता था। वहीं श्रेजल भी अपनी वार्डरोब से कपड़ा इधर उधर ढूंढते हुए कहती है मैं क्या पहनूं, चैलेंज तो मार दी ऐसे जैसे मैं ही दुनिया की मिस वर्ल्ड हूँ, लेकिन पहनूंगी क्या। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नज़र मुझ पर जाए ही ना और सिर्फ श्रुति पर ही टिकी रहे, तब तो डॉक्टर श्रुति की बल्ले बल्ले हो जाएगी और मेरी नाक कट जाएगी।
नहीं, मैं कुछ बेहतरीन सा पहनूंगी। श्रीजल जो वार्डरोब से एक फ्रॉक सूट निकालते हुए कहते हैं, ये परफेक्ट है, ये पहन। नहीं नहीं, वो तो हमेशा मुझे ऐसे फ्रॉक सूट वगैरह में देखते रहते हैं, तो मैं कुछ यूनिक ही नहीं लगूंगी। अब फिर उनकी नज़र पक्का उस डॉक्टर श्रुति पर ही जाकर टिकेगी। कुछ और पहनती हूँ। श्रीजल अभी तक तो परेशान थी कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आहन की नज़र उस पर ही टिकी रहे। लेकिन तभी वो खुद को शीशे में देखती है और खुद से कहती है, अगर मुझे उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ अच्छा पहनना पड़ता है तो फिर कैसी बीवी मैं उनकी। नहीं, मैं कुछ बहुत ही नॉर्मल सा पहनूंगी, इवन बेकार भी लगे तब भी चलेगा, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ मुझ पर ही रहनी चाहिए। और यही सोच करके वो बस एक लूज सा टी शर्ट निकालती है और वहीं नीचे एक लोअर, और जा करके ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े को चेंज कर लेती है। साथ में उसने अपने बाल को भी पीछे क्लच से ऊपर की तरफ मोड़ लिया था, और वहीं उसने अपने बाल को काफ़ी मैसी बना रखा था। आगे के बाल जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे। श्रीजल जो खुद को शीशे में देखते हुए कहती, अब ऐसे भूतनी बन करके जाऊंगी, लेकिन अगर फिर भी आपने उस डॉक्टर श्रुति को देखा ना, तब देखिए मैं नहीं होने दूंगी उसकी एंगेजमेंट यहाँ पर। दूसरी तरफ श्रुति जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार हुई थी और वो प्रॉपरली लिपस्टिक वगैरह लगा करके खुद से कहती है, भले ही आहन मेरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ, लेकिन उसकी नज़र, उसकी चाहत, वो तो मैं अपनी तरफ करके रहूँगी। रिग्रेट करेगा वो, उसने मुझे नहीं बल्कि उस चीपस्टर को चूज़ किया है। श्रुति जो प्रॉपरली स्ट्रेट गाउन पहन करके बाहर की तरफ आ रही थी, जो कि हल्का सा साइड से कट था, ऊपर से भी वो स्लीवलेस था, और उसकी परफेक्ट बॉडी उसमें अच्छी तरह से नजर आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी फिटिंग में भी था। जहाँ एक तरफ श्रुति जो कि इतनी देर से टिप टॉप बन करके तैयार हुई थी, वहीं दूसरी तरफ श्रीजल जो और ज़्यादा अपनी हालत को ख़राब कर ली थी। इवन उससे बेहतर तो वो पहले ही नजर आ रही थी, लेकिन श्रीजल थी इतनी प्यारी कि वो ओवरसाइज टी शर्ट में भी श्रुति से काफ़ी बेहतर ही नजर आ रही थी। श्रुति जो अब धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगी थी, वहीं श्रीजल भी रूम का दरवाज़ा खोलती है और जल्दी जल्दी भागते हुए नीचे की तरफ आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो आगे चल रही श्रुति को देखती है, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, बाप रे, ये तो सच में बहुत ज़्यादा सीरियसली ली इस चैलेंज को। इतनी सुंदर बन करके जा रही है, अब तो पक्का मैं गई काम से। नहीं। और फिर वो अपना दिमाग चलाते हुए खुद से कहती है, अगर मैं पहले पहुंच जाऊंगी तो उनकी नज़र सिर्फ मुझ पर रहेगी, जल्दी चलो। और वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ दौड़ करके जल्दी से वहाँ पर आती है जहाँ पर सारे लोग इस वक्त बैठे हुए थे। वही श्रुति अपने गान को संभालते हुए उन लोग के सामने ही आ रही थी कि तभी अचानक से श्रीजल उससे लड़ते भिड़ते आकर के आहन के सामने खड़ी हो जाती है और काफ़ी स्टूपिड और स्टाइलिश दोनों मिक्सअप का पोज देते हुए आहन से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? और वो अपनी कमर पर हाथ रखती है और साइड की तरफ देखने लगती है। आहन उसे देखते हुए कहते हैं, व्हाट? वही तभी श्रुति भी श्रीजल के बगल में आकर खड़ी होते हुए कहती है, और मैं कैसी लग रही हूँ? ऋषि की तो नज़र श्रुति से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वो खुद से ही थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, यार मानना पड़ेगा, क्या लक है यार मेरा, मतलब एकदम परफेक्ट मैडम, एकदम परफेक्ट। वही श्रुति जो डायरेक्टली अब आहन का कॉम्प्लीमेंट तो ले नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो माहिर की तरफ देखते हुए कहती है, कैसी लग रही है माहिर? माहिर जो कहता है, मानना पड़ेगा, अच्छी। कि तभी पीछे से लिली अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रखते हुए कहती है, क्या बोला? कैसी लग रही है डॉक्टर श्रुति? जैसे ही माहिर लिली के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करता है, वो एकदम से चुप होते हुए कहता है, ठीक ठाक ही लग रही हैं। अगर लिली तैयार होकर के आ गई ना तो फिर उसके आगे तो कोई कुछ नहीं लग सकता। माहिर की बात सुन करके सब मन बंद मुस्काना शुरू कर देते हैं। वहीं वो आकर के यशवीर से पूछती है, लेकिन रिया के सामने यशवीर भी कुछ नहीं बोल पाता और बस अपनी नज़र को नीचे करते हुए कहता है, ओके फाइन। रिया जो कहती है, गुड बॉय। अब बारी थी आहन की, और जैसे ही श्रुति आहन के सामने जाती है, श्रेयल का दिल एकदम धुक धुक करना शुरू हो जाता है। आहन जो अभी फ़ोन में ही देख रहे थे और इन सारी गॉसिपिंग से उन्हें ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन वो बार बार रह करके श्रेयल के स्टूपिड पोज को भी देखे जा रहे थे। श्रुति जो जानबूझ करके श्रेयल को कवर करती है और आहन के सामने आते हुए कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ आहन? आहन जो अपने फ़ोन का कैमरा चालू करते हैं और सामने की तरफ कर देते हैं। जैसे ही श्रेयल ने ये देखा था, उसका तो माथा एकदम से फिर जाता है
और वो खुद से कहती है, इतनी सुंदर लग रही कि फ़ोटो पे खींच रहे हैं, हे भगवान। कि तभी अहान सबको शॉक करते हुए हल्का सा इशारा करते हुए अपनी उंगली से श्रुति को साइड होने के लिए कहते हैं और वो उसका नाम तक नहीं लेते। श्रुति पहले तो समझ नहीं पाती, लेकिन तभी अहान यशवीर को देखते हैं तो यशवीर खड़ा होकर के श्रुति के बाह पकड़ता है और उसे हल्का सा साइड करते हुए कहता है, मैम आप प्लीज़ साइड हो जाइए, सर को श्रेजल मैम का फ़ोटो खींचना है। और अहान हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, ज़रा दोबारा देना वो पोज, बहुत अच्छी लग रही थी। श्रेजल जैसे ही सुनती है उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था और उसका मन कर रहा था कि वहीं सबके सामने वो डांस करना शुरू कर दे। वो एक बार श्रुति की तरफ देखती है और जानबूझ करके सारे पोज को श्रुति की तरफ देखते हुए ही देती है ताकि श्रुति को अच्छी तरह से जलन हो पाए। लगभग इसी तरह से 10 से 15 फोटो क्लिक करने के बाद अहान उसको अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, इधर आओ मेरी टेडी बियर। श्रेजल जहान के पास जाती है और वहीं अहान उसको उसकी कलाई से पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए कहते हैं, वैसे अच्छी लग रही हो लेकिन ये कपड़े क्यों पहने। श्रेजल जी कहती है, हमारी और श्रुति जी में ना चैलेंज लगा था और यही बात वो सबको बताने लगती है। लेकिन तभी श्रुति जो श्रेजल को रोकते हुए कहती है, हर बात बताने वाली नहीं होती है श्रेजल। श्रेजल जो एक बार श्रुति को देखती है और फिर अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, श्श, बीच में नहीं बोलते, जब दो लोग बात करते हैं तो गंदी बात होती है। अहान जो श्रेजल की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हैं और वहीं उसके आ रहे कुछ इधर उधर के बालों को साइड करते हुए कहते हैं, बताओ क्या कह रही थी। श्रेजल जो कहती है, आपको पता है। और फिर वो अपने चेहरे को अहान की तरफ करती है और अपनी बाहों को जानबूझ करके अहान के गर्दन के पास ले जा करके टिका देती है और अहान से कहती है, वो हमारी और डॉक्टर श्रुति में ना चैलेंज लगा था। अहान जो कहते हैं, कैसा चैलेंज। श्रेजल जो कहती है, यही चैलेंज कि आपकी नज़र सबसे पहले किस पर जाती है और ज़्यादा देर तक आप किसको देखते हैं। अहान जो कहते हैं, तो इसमें चैलेंज लगाने वाली क्या बात थी। श्रेजल जी कहती है, क्यों नहीं बात थी, अब वो कितना तैयार होकर क्या ही आपने देखा। अहान जी कहते हैं, अच्छा। श्रेजल जी कहती है, आपने देखा होगा ना कितना तैयार होकर। कि तभी अहान जो से कहते हैं, मेरी नज़र तुम्हारे से हट करके कहीं जाती नहीं है, मैं क्या करूँ। अगर तुम नहीं होती तो शायद इधर उधर देख लेता, पर जब तुम हो तो मेरा पूरा फोकस तुम पर रहता है, बाकी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। वही लिली जो हल्का सा माहिर की तरफ झुकते हुए कहती है, इसको कहते हैं कपल। बदतमीज, क्या बोल रहे थे तुम, अच्छी लग रही हैं वो। वहीं रिया भी यशवीर की बगल में खड़ी थी और वो उसके हाथ को जोर से अपने नेल से छुपाते हुए कहती है, सुनाई दिया तुम्हें, ब्लर हो जाती है बाकी के व्यूज। यशवीर जो कहता है, पर मैंने तो कुछ नहीं बोला यार। रिया जो कहती है, अगर मैं नहीं होती तो बड़ी तारीफ करते तुम। यशवीर जो कहता है, अरे यार मैं उन्हीं का असिस्टेंट हूँ, उन्हीं से हर चीज़ से इंस्पायर्ड हूँ और इस मामले में भी मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं ऋषि जो श्रुति को इस तरह से अकेला पाता है तो वो उसके पास जाते हुए उसको बगल से हक करते हुए कहता है, क्या ज़रूरत है तुम्हें कि तुम्हें अहान देखें, जब मैं हूँ तुम्हें देखने के लिए तो। लेकिन श्रुति जो मुँह बनाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। ऋषि भी उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, क्या बात है श्रुति, परेशान क्यों हो। श्रुति जो कहती है, परेशान नहीं हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना मेहनत से तैयार हुई थी मैं और फिर भी अहान खुराना खुद को मेरे सामने कभी भी वो झुकने वाला इंसान नहीं है। ऋषि जो कहता है, पर तुम्हें उसे झुकाना क्यों है। श्रुति जो ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये सब बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा गलत इंटेंशन नहीं था। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अहान को अट्रैक्ट करूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अहान को रिग्रेट हो कि वो मुझे नहीं पाया और मेरे बदले उस चीप क्लास लड़की को चूज़ किया उसने। वही ऋषि जो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती, अहान की पसंद है वो, और वैसे भी तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना श्रुति, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। श्रुति जो कहती है, आई लव यू, और ये बोल करके वो बस उसे गले लगाती है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी अहान पर टिकी हुई थी और वो खुद से कहती है, इस बार तो बच गए, पर अगली बार क्या करोगे। मैं यहाँ से जब तक जाऊँगी तुम दोनों का रिलेशन ख़राब करके जाऊँगी, आई स्वेयर। वही श्रेजल जो अहान की गोद से उठते हुए कहती है, मैं डिनर वगैरह की अरेंजमेंट करती हूँ, ठीक है, आप लोग बातें करो। वहीं रिया और लिली भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। अहान भी उसका हाथ पकड़कर अपनी होठे से लगाते हुए कहते हैं, ओके जल्दी आना। श्रेजल जो शर्माते हुए कहती हैं, हाँ बेना, थोड़ा देर रह लिया करी ना मेरी बना। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं रिया और लिली जो कि उसको टीज करते हुए कहती हैं, तुम्हारे तो अलग ही मज़ा है भाई, हमें लगता है ना कि तुम्हें फिक्शनल मैन मिल गया है। श्रेजल जो कहती है, सच में
वैसे फिक्शनल मैन क्या होते हैं? जैसे ही श्रेजल ने पूछा था कि फिक्शनल मैन क्या होते हैं, रिया और लिली तुरंत ही एक साथ चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे फिक्शनल मैन मतलब आहान खुराना। रिया जो कहती है, वैसे तो मैन खुद को चेंज करते हैं और फिक्शनल मैन बनने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ तो केस उल्टा पड़ गया है। लिली जो कहती है, एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये जो राइटर्स होते हैं ना, वो आहान खुराना को देखकर ही फिक्शनल मैन की कैरेक्टर्स लिखते होंगे। वहीं यहाँ पर आहान खुराना की तारीफ पे तारीफ चल रही थी कि तभी दूसरी तरफ से पार्थिक, जो कि आयु का हाथ पकड़े हुए उसे बाहर लेकर आता है, और वो जैसे ही आहान के सामने खड़ा हुआ था, वो तुरंत ही आयु के हाथ को छोड़ते हुए कहता है, जी भाई बुलाया था आपने? आहान जो पार्थिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, बुलाया था। पार्थिक जो कहता है, जी बोलिए भाई मैं सुन रहा हूँ। आहान जो से कहते हैं, तुम्हें आयु के साथ जाना है। पार्थिक जो कहता है, हाँ भाई मैं जा ही रहा था इसको ड्रॉप करने, मुझे पता है कि रात में इसे अकेले नहीं भेजना है, मैं सोच रहा था डिनर करके कि तभी हाँ उसको हाथ दिखाते हुए कहते हैं, रुको मैं ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आयु के साथ शिफ्ट होने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आहान ने बोला था, पार्थिक तुरंत ही अपने हाथ को आयु की तरफ बढ़ाता है और उससे कहता है, ज़रा मुझे पिंच तो करना, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना जी रहा हूँ, होश में तो हूँ मैं। आहान जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, थप्पड़ मारो तो मैं बताऊँ होश में हो कि नहीं। पार्थिक तुरंत ही अपने चेहरे को नाम में लाते हुए कहता है, नहीं 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 भाई, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप क्या बोल रहे, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? कि तभी यशवीर जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें इसके घर पर शिफ्ट होना है कुछ दिनों के लिए, यही तो बोल रहे हैं सर, बार बार क्यों बुलवा रहे हो? आहान जो अपनी जगह से खड़े होते हैं और पार्थिक के सामने आते हुए कहते हैं, देखो पार्थिक, यहाँ पर शादी का माहौल रहने वाला है और तुम्हारी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एग्ज़ाम पर पूरी तरह से फोकस करो, एंड दैट्स वाई तुम इसके घर पे जाकर शिफ्ट हो जाओ। पार्थिक एकदम से कूदते हुए कहता है, वाओ, तो जाऊँ मैं, कपड़े पैक कर लूँ? आहान जो कहते हैं, पैक कर लो। पार्थिक जो कहता है, वैसे कितने दिन के लिए मिली है मुझे ये वैकेशन, कोई आइडिया? आहान जो कहते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? पार्थिक जो कहता है, और फिर वो आयु की तरफ देखता है। आयु जो कहती है, 23rd से। पार्थिक जो कहता है, 23rd से भाई। आहान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, एग्ज़ाम्स देकर ही वापस आना। जैसे पार्थिक ये सुनता है, वो खुद से कहता है, बाप रे, मतलब लगभग 20 दिन, टोटल मान के चलो तो 1 महीना रहने को मिलेगा। आहान जी कहते हैं, नहीं, जैसे ही तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है तुम तुरंत वापस आ जाओगे। पार्थिक जो कहता है, ओके भाई ठीक है फिर, तो लेट नहीं करते ना, हम जल्दी निकल जाते हैं। आहान जो कहते हैं, आराम से, और हाँ डैड से मिलकर आओ पहले, उसके बाद जाना। पार्थिक जो कहता है, ओके भाई मैं पहले डैड से मिल लेता हूँ, उसके बाद से कपड़ा वगैरह कर लूँगा। और ये बोल कर कि वो तुरंत ही अपनी आयु को लेकर के अपने साथ ही डैड के पास मिलने चला जाता है। आज यशवीर को समझाते हुए कहते हैं, तुम भी जाओ एंड मेक श्योर पार्थिक के दिमाग में दोबारा से नम्रता नाम की कोई हिस्ट्री ना शुरू हो जाए। यशवीर जो कहता है, ओके सर। पार्थिक जो आयु को धर्म जी के सामने लाते हुए कहता है, डैड डैड आप सो तो नहीं रहे? धर्म जी जो अपनी आँख खोलते हुए कहते हैं, नहीं बेटा सो नहीं रहा, बताइए। पार्थिक जो कहता है, छोटी बहू मिलने आई है आपसे। आयु जैसे ही सुनती है, वो अपने पैर से उसके पैर पर मारते हुए कहती है, चुप। धर्म जी तुरंत ही उठकर बैठते हैं और आयु के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ खुश रहो बेटा, अच्छा हुआ मिल लिया आपने, वैसे भी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गए थे कि आज तो बाहर ही निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। आयुषी जो कहती है, प्रोजेक्ट बनवा रही थी अंकल जी इसका, और कि तभी धर्म जी खांसते हुए कहते हैं, आपको कितने बार मना किया बेटा, आप हमको अंकल मत बोला करिए, गंदी बात होती है। धर्म जी की बात सुनकर के आयु हल्का सा अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, जी मैं कोशिश करूँगी। पार्थिक जो कहता है, अरे बोल कर भी दिखा दो, पापा जी तो बोलना है, तुम चाहो तो फादर भी बोल सकती हो, है ना, फादर इन लॉ भी बोल सकती हो। धर्म जी जो कहते हैं, फादर इन लॉ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें पापा ही बुलाएं तो हमें अच्छा लगेगा बेटा। आयु जो कहती है, मैं कोशिश करूँगी अंकल, पर अभी अचानक से ऐसे निकल नहीं रहा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। पार्थिक जो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार बस हमारी शादी हो जाए उसके बाद तो। धर्म जी जो कहते हैं, हाँ हाँ हो जाएगी, इतना भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, फिर अपने भाई की तरह थोड़ा सक्सेसफुल भी बन जाइए, शादी तो हो ही जाएगी। और फिर वो पार्थिक को थोड़ा सा वार्न करते हुए कहते हैं, मगर इस लड़की के अलावा अगर आपने किसी और लड़की पर नज़र भी डाला ना,
और फिर वो आयु की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो मुझे बताना बेटा, इसकी डंडे से पिटाई करूँगा मैं? पार्थिव जो कहता है, इस मामले में अपने भाई की तरह हूँ। भाई वन वुमन मैन है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी सिर्फ एक औरत पर ही नजर रहेगी मेरी, और वो है मेरी आयु। अब अरे डैड, हाँ मेन बात तो बताना भूल ही गया। आपको पता है आज ना भाई मुझे भाई नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे देवता नहीं भगवान है वो, भगवान। धर्म जी इसकी बात सुनकर के कहते हैं, अच्छा और अब ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने? पार्थिव जिनके सामने झुकते हुए कहता है, डैड उन्होंने ना मुझे 20 दिन के लिए आयु के घर पर रहने के लिए कहा है, और वो भी खुद बोला है, मतलब मैं नहीं कुछ बोला, उन्होंने खुद ही आइडिया दिया है। कितने अच्छे हैं ना भाई, मैं अभी तक उन्हें समझ ही नहीं पाया था। वो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं, और उन्हें पता होता है कि मुझे किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी वैसे भी मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब था, लेकिन अब आयु के साथ रहूँगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धर्म जी को सोचते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ बेटा, जब एक बच्चे को उसकी माँ, उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से यशवीर खांसते हुए कहता है उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से यशवीर आते हुए कहता है, चलना नहीं है, लेट हो रहा है। अब ठीक है अंकल, हम चलते हैं। वो पार्थिव का हाथ पकड़ करके बाहर खींचने लगता है। पार्थिव जो आयुषी से कहता है, अरे तुम झूठ में परेशान हो रही हो, यशवीर भाई वैसे नहीं है, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अपने भाई जैसे हैं, क्यों है ना? यशवीर जो कहता है, बिल्कुल। अब जाओ जल्दी से पैकिंग करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सर का मूड चेंज हो जाए। जैसे ही पार्थिव सुनता है, वो तुरंत ही रेलिंग को पकड़ते हुए दूसरी तरफ कूदते हुए कहता है, मैं बिल्कुल देर नहीं कर सकता इस मामले में, और भाई का मूड तो बिल्कुल नहीं चेंज होने दूंगा। और ये बोलकर कि वो जल्दी जल्दी रूम की तरफ भाग जाता है। यशवीर जो पहले उसे देखकर हंसता है और फिर आयु से कहता है, तुम्हें क्या पसंद आ गया इस बंदर में? पागलों की तरह तो हरकत है इसकी। आयुष जो खुद से कहती है, कभी इसकी अच्छाई तो लोग देखते ही नहीं है, कितना क्यूट है ये। लेकिन पार्थिव को सिर्फ आयु ही समझ सकती है, और ये बोल करके वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और यशवीर के साथ नीचे की तरफ आने लगती है। श्रुति जो तुरंत ही कपड़े चेंज करने के लिए उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर वो उस कपड़े को पहनने के लिए गई थी। ऋषि भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो ऋषि से कहती है, अब क्या तुम मेरी ड्रेस उतरवाने में भी मेरी हेल्प करोगे? ऋषि इस बात पर हल्का सा शर्माता है और अपने बाल को सेट करते हुए कहता है, अगर आप कहें तो बिल्कुल, पूरे कपड़े उतरवाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैडम। श्रुति जो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, शट अप। वहीं श्रेजल के पीछे पीछे बहुत सारे स्टाफ जो कि अब डाइनिंग टेबल पर डिशेस वगैरह रखना शुरू कर चुके थे। श्रेजल जो कहती है, चलिए आप लोग डिनर कर लीजिए। पार्थिव भी अब अपने बैग को पैक करके आ चुका था और वायु से कहता है, जल्दी चलो चलते हैं। वही यशवीर जो पार्थिव को रोकते हुए कहता है, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? श्रेजल जो आयु को देखकर कहती है, अरे फाइनली तुम्हारे दर्शन हो गए। मुझे तो लग रहा था कि अब डायरेक्टली एग्जाम वगैरह के दिन ही निकलोगे तुम लोग बाहर, इतना कौन पढ़ता है भाई? आहन जो खड़े होते हुए श्रेजल के पास आते हैं और उसकी कमर पर अपने हाथ को रखकर उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, हाँ कोई नहीं पढ़ता ना इतना। श्रेजल जैसे ही आहन की बात सुनती है वो आहन की तरफ देखते हुए कहती है, आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं? आहन जो कहते हैं, टॉन्ट नहीं मार रहा, सच बता रहा हूँ, तुम तो ऐसे भौचक्का हो रही हो जैसे कि तुम नहीं पढ़ती इतना। श्रेजल जो कहती है, अरे फिर भी मुझे पढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ, दैट्स वाई। जैसे ही उसने इतना बोला था, आयु जो उसको क्वेश्चन भरी निगाहों से देखकर पूछती है, क्यों छोड़ दिया था आपने पढ़ाई, आपको पसंद नहीं थी? श्रेजल जो कहती है, कुछ फैमिली इशू था डियर, इसी वजह से। खैर ये सब छोड़ो, तुम आओ हम साथ में डिनर करते हैं। पार्थिव भी जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन खाना तब तक शुरू नहीं हो सकता था जब तक धर्म जी नहीं आ जाते थे। धर्म जी और आहान जो कि उस डाइनिंग टेबल के शान थे। यशवीर के साथ ऋषि जो कि धर्म जी को लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं आहान भी अपने डैड का वेट कर रहे थे। वो दोनों लोग मिलकर के उन्हें सपोर्ट देते हुए नीचे की तरफ ले आते हैं और धर्म जी को दूसरे साइड के हेड चेयर पर बैठा दिया जाता है। धर्म जी ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया था, सब लोग पीछे पीछे खाना शुरू कर देते हैं। पार्थिव तो इतना जल्दी जल्दी खा रहा था और वो आयु से कहता है, तुम भी जल्दी जल्दी खाओ, इससे पहले कि भाई का हमें देख करके मूड चेंज हो जाए। वहीं आहान खाना खाते खाते पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे पार्थिव जैसे ही सुनता है वो तुरंत ही हल्का सा पीछे होते हुए कहता है, नहीं 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 भगवान जी, ये क्या मेरे मुंह में इस वक्त सरस्वती माता बैठ गई थी? अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि भाई प्लान कैंसिल कर दे। वो ये सब सोच जा रहा था कि तभी आहन जो कहते हैं, पार्थिव फिर से आगे की तरफ होते हुए कहता है, जी भाई। आहन जो से कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे स्टडी की वजह से तुम्हें आयुषी के घर भेज रहा हूँ।
तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना है तुम्हें, और ताकि तुम कोई एक्सक्यूज़ ना दे पाओ कि तुम्हारे मार्क्स इस वजह से अच्छे नहीं आए क्योंकि तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही थी। और तुम्हारे परसेंटेज का क्या गोल है, कितना मिल जाएगा इस बार? कार्तिक कुछ बोलता है कि तभी आंचू कहते हैं मुझे परसेंटेज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंटरव्यू में और मेरे दिए हुए टेस्ट में तुम पास नहीं हुए, यू अंडरस्टैंड मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। कार्तिक की एकदम से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो खुद से कहता है इतना प्रेशर दे करके कौन भेजता है यार। अभी कार्तिक निराश हो ही रहा था कि तभी आज उसको खुश करते हुए कहते हैं और अगर तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो गया देन तुम 1 महीने के लिए ट्रिप पर जा सकते हो। कार्तिक जैसे ही सुनता है वो एकदम से आहा से कहता है मैं क्या 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 बोला आपने, मैंने सुना नहीं भाई। आहान जो कहते हैं नहीं सुना तो फिर रहने दो। सब लोग पार्थी के मुंह पर एकदम से देख करके हंसने लगे थे। पार्थी जो कहता है भाई ऐसा तो मत करो भाई, रो दूंगा मैं। आहान जो कहते हैं तो एक बार में बात सुनना सीख लो। पार्थी जो कहता है सुन लिया था मैंने, वो बस विश्वास नहीं हुआ था, अब ट्रिप पर जाने को मिलेगा। यस यस यस। आहान जो कहते हैं पर पहले तुम्हें मेरी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना होगा। पार्थी जो कहता है हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो उसकी, मैं कर लूँगा। हाँ जो कहते हैं क्यों, HR से सेटिंग है तुम्हारी। पार्थी जैसे ही सुनता है वो हन की तरफ देखते हुए कहता है आपको ये भी पता है भाई। हाँ जो कहते हैं तुम्हारा इंटरव्यू मैं पर्सनली लूँगा खुद, और ये तो बिल्कुल मत समझना कि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें कोई छूट देने वाला हूँ। तुम्हारे लिए तो एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस बनाऊँगा खुद। जैसे पार्थी ये सुनता है उसकी हालत टाइट होने लगती है और वायु से कहता है अगर तुम्हारा खाना हो गया तो जल्दी चलो, वरना अगर भाई और देर तक मुझे देखेंगे ना तो नया नया टास्क देते रहेंगे, चलो चलो। और वो एकदम से खड़े होते हुए कहता है ओके भाई हम लोग निकलते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगी ना। यशवीर भी कहता है मेरा भी हो गया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। श्रीजल जैसे ही पार्थिक और आयु को जाता हुआ देखती है वहान की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल कर देती है और अपनी पलक को झपका देती है, जैसे अब उन लोग की प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए कम से कम टल गई हो।